राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बठिंडा विभाग की ओर से कॉलेज विद्यार्थी कार्य ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। जैसे कि सभी स्वयंसेवक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का अभिनंदन, हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं बठिंडा विभाग कॉलेज विद्यार्थी की सभी टीम और सभी स्वयंसेवक। आज जैसे कि सभी को पता है कि जो हमारा विषय है, विषय वीर सावरकर जी, और हम सभी जितने भी पार्टिसिपेंट लोगों ने आज सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं कुछ 2-3 परिचय हैं, वो मैं परिचय करा देता हूं आपको। माननीय विभाग संचालक जी डॉक्टर विपिन पाल जी हमारे साथ रहेंगे बैठक में, जो कि मूलतः कोटकपुरा से हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा के अंदर इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। माननीय विभाग संचालक की जिम्मेदारी बठिंडा विभाग की उनके पास है और हमारे साथ पूर्ण रूप से पूर्ण बैठक में रहेंगे। एक परिचय है माननीय अनिल जी, जो हमारे विभाग के विभाग कार्यवाह हैं। श्री अनिल जी, मोड़ मंडी उनका निवास है और व्यवसाय दवाइयों का उनका व्यापार है। अब मैं आग्रह करूंगा कि डॉक्टर ज्योति प्रकाश जी से, डॉक्टर ज्योति प्रकाश जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज गीत स्टार्ट करा दीजिए। नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार। गीत करा दीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना होता है। वो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, वो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत बहा के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, जितने पावन है लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत बहा के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जय हिंद। जो हमारे मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर प्रशांत गौरव जी, उनका इंट्रोडक्शन कराएंगे डॉक्टर प्रीतम चंद शर्मा जी। डॉक्टर प्रीतम चंद शर्मा जी, आप जो मुख्य वक्ता उनका परिचय करा दीजिए। सभी को मेरा नमस्कार।
सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय डॉक्टर प्रसाद गौरव जी। डॉक्टर प्रसाद गौरव जी गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़ के इतिहास विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। वो मूलतः जिला सिवान बिहार के रहने वाले हैं और बिहार की प्रसिद्ध पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए एवं पीएचडी की उपाधि इतिहास विषय में प्राप्त की है। इसके अलावा उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से टूरिज्म स्टडी में डिप्लोमा एवं उसके बाद एमबीए टूरिज्म की उपाधियां प्राप्त की हैं। अगर उनके शोध कार्यों की बात करें तो अभी तक डॉक्टर प्रसाद जी ने 7 से ज्यादा पुस्तकों का विमोचन किया है और प्रकाशित की हैं, जिसमें से कुछ पुस्तकें काफी प्रचलित हैं, जिसमें से प्राचीन भारत, बिहार का राजनीतिक इतिहास, भारत का सरल इतिहास, पूर्व मध्यकालीन भारत, भारतीय नई वो पुस्तक जिसका विषय था जलियांवाला बाग एक ऐतिहासिक विश्लेषण, प्रकाशन विभाग इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुई है। डॉक्टर प्रसाद किए हैं, अलावा जिसमें चंडीगढ़ दूरदर्शन के द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान एवं भारतीय संस्कृति से संबंधित सीरीज के मुख्य विशेषज्ञ के रूप में 20 से ज्यादा कार्यक्रमों में अपना वक्तव्य दिया है और देते रहते हैं। इनको इनके शोध कार्यों के लिए इंडियन सोसाइटी फॉर बुद्धिस्ट स्टडी जम्मू विश्वविद्यालय में प्रदान किया गया था। इसके अलावा इन्हें सेंट्रल इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च फाउंडेशन पुरस्कार 2015 में मिल चुका है। सर, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद प्रीतम जी और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रशांत गौरव जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी ज्ञान श्रृंखला में अपना पार्टिसिपेंट स्टार्ट करें और कुछ ज्ञान की बातें हमें आगे बताएं। डॉक्टर प्रशांत गौरव जी। साथियों, मैं सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भटिंडा विभाग के संपूर्ण टीम ज्योति जी, सरोज जी, प्रीतम जी और विशेष रूप से विपिन जी को नमस्कार करता हूं, जिन्होंने ज्ञान श्रृंखला के एपिसोड को जारी रखते हुए आज श्रृंखला भाग 4 को आयोजित कर रहे हैं। इसी दर्शक के रूप में आज हमारे बीच राष्ट्रीय सचिव इतिहास संकलन समिति दिल्ली के श्री सुरेंद्र हंस जी भी हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। आज मेरा विषय वीर सावरकर एवं उनसे संबंधित घटनाएं हैं। मेरे इस वक्तव्य को सुनने वाले और देखने वाले सभी छात्रों और विद्वत्जन को मेरा फिर से नमस्कार। वास्तव में वीर सावरकर को जानने के लिए यदि छात्र पुस्तकों का सहारा लेते तो पता चलता है कि जिस व्यक्तित्व का प्रभाव भारत के स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता संग्राम पर स्पष्ट रूप में देखने को मिलता है, उसका परिचय आज भारतीय पाठ्य पुस्तकों में लगभग नगण्य सा दिखता है। अतः इस लेक्चर में मेरे तरफ से उनके विशाल क्रांतिकारी व्यक्तित्व को दिखाने का एक प्रयास किया गया है और साथ ही साथ उन तथ्यों की तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है जिन पर इतिहासकारों के द्वारा सीमित मानसिकता के कारण, छोटी मानसिकता के कारण वीर सावरकर को छोटा दिखाने का प्रयास किया गया। उस परम राष्ट्रभक्त एवं अखंड भारत के उपासक को स्वाधीनता के बाद भारत की सरकार ने वो सम्मान नहीं दिया जिसके वह हकदार थे, बल्कि आलोचना ही किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे, उन सब में सबसे पहला नाम यदि वीर सावरकर को लिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को देने का श्रेय सावरकर को जाता है। वे न केवल स्वाधीनता संग्राम के एक तेजस्वी सेनानी थे, अपितु महान क्रांतिकारी थे, चिंतक थे, लेखक थे, कवि थे, वक्ता थे और यहां तक कि एक दूरदर्शी राजनेता भी थे। वे एक ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने हिंदू राष्ट्र के विजय के इतिहास को
प्रमाणिक ढंग से लिखने का प्रयास किया। और आप सभी जानते हैं कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता समर का सनसनीखेज एवं खोजपूर्ण इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन ही नहीं, भारत के उन कम्युनिस्टों को और उन कांग्रेसियों को हिला करके रख दिया जब इन्होंने बताया कि 1857 का विद्रोह नहीं बल्कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, प्रथम स्वतंत्रता समर था। एक ऐसा समर था जिस समर ने भारत के पूरे परिप्रेक्ष्य को बदल करके रख दिया। खैर, वीर सावरकर बंबई के, नासिक के, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इनका जन्म भंगूर में हुआ था। इनके दादाजी का नाम विनायक दीक्षित था। उनके दो पुत्र थे। विनायक दीक्षित जी के दो पुत्र थे, एक महादेव और दूसरा दामोदर। पिता दामोदर और माता राधाबाई के घर 28 मई 1883 को वीर सावरकर का जन्म हुआ था। ये कुल 5 भाई बहन और 2 बहन थी। 5 भाई थे और 2 बहन थी, जिनमें 2 भाई और 1 बहन की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। बचे हुए भाई बहन में सबसे बड़े जो गणेश सावरकर, जिनको बाबा राव कहा जाता था, दूसरा भाई वीर सावरकर थे, जिनका स्नेहपुर जो नाम लिया जाता था वो तात्या था, एवं तीसरा नारायण दामोदर सावरकर थे। उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम मैना था। माता पिता दोनों ही बचपन से ही इन सभी भाई बहनों को रामायण, महाभारत, यहां तक कि महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी, छत्रपति शिवाजी आदि ऐतिहासिक महापुरुषों की गाथाएं सुनाया करते थे। उन्हें गर्मियों के दिनों में खुले में शाम के वक्त ये सारी कथा कहानी ही चलती थी। इस पूरे परिवार में हिंदुत्व के प्रति एक ऐसा सम्मानपूर्ण भाव का उदय हुआ जो सभी भाई बहनों में लगभग कूट कूट कर भरा हुआ था। और यही कारण था कि आगे चलकर सभी ने राष्ट्र की स्थापना, राष्ट्र के विकास और हिंदू धर्म को बेसिक रूप में एक परिभाषा देने का काम इस परिवार ने किया, जिसे आज भी हम सभी मानते हैं। इनके जीवन में कुछ दुखद पहलू थे जिसकी चर्चा मैं पहले कर लेना चाहता हूं, क्योंकि इनका इतिहास यहीं से शुरू होता है। 1892 में 1892 में सावरकर जब 9 साल के थे, इनकी माता राधाबाई का हैजे जैसे महामारी से उनका देहांत हो गया था। महाराष्ट्र में खास करके पूना के क्षेत्र में हैजा, महामारी सब हमेशा फैलता रहता था महाराष्ट्र के क्षेत्र में। हाल में 19वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में भी वहां पर इस तरह के कई हैजे और महामारी फैलते रहे, जिसमें काफी लोगों की मृत्यु भी हुई। 1893 से 95 में कई हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। इनमें हिंदुओं को मारा गया और जितनी राजनेता मुंह खोलते थे सभी हिंदुओं के विरोध में तो नहीं होते थे, पर हिंदू के दुखद पक्ष को सामने भी नहीं रखते थे। तात्या को बहुत खराब लगता था। इनका मानना था कि सभी इंसान हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जिसकी गलती है उसका विरोध होना चाहिए। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। पर उनको निराश हाथ लगी। 1897 में पूना में प्लेग फैला। प्लेग प्रसार को रोकने के लिए अंग्रेज अधिकारी भारतीयों के घरों में घुसकर औरतों एवं छोटी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इसमें जो प्रमुख अधिकारी थे वो था मिस्टर रैंड एवं आयर्स। ये दोनों अधिकारी पूना में, इन दोनों अधिकारियों से पूना के लगभग सभी लोग पूरी तरह से त्रस्त थे। सावरकर का विरोध, इनका विरोध सावरकर ने किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी के में लेख के माध्यम से भी विरोध किया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसी समय 22 जून को महारानी विक्टोरिया का राज्याभिषेक की हीरक जयंती मनाई गई, जिसे सामान्य तो जनता पसंद नहीं करती थी। इसी जयंती में चापेकर बंधुओं ने रैंड एवं आयर्स की हत्या कर दी। ये चापेकर बंधु दोनों पूना के क्रांतिकारी थे और इन्होंने रैंड एवं आयर्स, जो कि प्लेग अधिकारी थे, उन प्लेग अधिकारियों की हत्या कर दी। चापेकर बंधुओं को सजा हुई। तिलक को भी केसरी में उन्होंने कई लेख लिखे थे जो चापेकर बंधुओं के सपोर्ट में था, उनको भी सजा दी गई। इससे सावरकर बहुत दुखी हुए। इसी प्लेग से उनके पिता दामोदर सावरकर की भी 1899 में मृत्यु हो गई। रैंड एवं आयर्स का दुर्व्यवहार, तिलक को सजा, पिता की मृत्यु, माता की मृत्यु, इन सभी ने वीर सावरकर को पूरी तरह से बेचैन कर दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा करने के लिए इनको बाध्य कर दिया। वीर सावरकर की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव भंगूर के पाठशाला में हुई थी। हाई स्कूल की शिक्षा नासिक से पूरा कर
सावरकर 1902 में पूना के फर्गुसन कॉलेज में प्रवेश लिए। वहां का उस समय का बहुत महत्वपूर्ण कॉलेज था। उस फर्गुसन कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया। फर्गुसन कॉलेज में प्रवेश लेने पर सावरकर को सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की थी कि यहां अपने विचारों को मंच पर बोला करते थे, छात्रों के बीच बोला करते थे और अपने किसी तरह के विचारधारा, जो क्रांतिकारी विचारधारा था, उसको लोगों तक पहुंचाने का उन्हें एक अच्छा माध्यम मिल गया। वे कविता, लेख एवं व्याख्यान देने में बहुत ही एक्सपर्ट थे। वे अनेक विषय पर व्याख्यान देते थे। इनमें इटली के इतिहास, राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी, शिवाजी एवं इतिहास के अन्य विषय के व्याख्यान को लोग एवं छात्रों को सुनाते थे। उनके कॉलेज के जो प्राचार्य थे वो भी उनके लेक्चर को सुनते थे। यह काफी महत्वपूर्ण बात था। सावरकर के हॉस्टल का कमरा छात्रों से भरा रहता था। यहां क्रांतिकारी बातें होती थी, देश को कैसे आजाद करवाया जाए इस पर बात होती थी, भारत माता के दुश्मन कौन है इस पर बात होती थी, अंग्रेज, भारतीय या मुसलमान, इसको बताने और समझाने का पूरा प्रयास किया जाता था कि इसमें कौन भारत माता का दुश्मन है। इसलिए उनका कमरा सावरकर कैंप कहलाता था। छात्रों का हमेशा भीड़ लगा रहता था, इसलिए इनका कमरा सावरकर कैंप कहलाता था। पूना का डेक्कन कॉलेज भी, जो कि पास में ही था, वहां के छात्र भी इनके क्रांतिकारी लेक्चर को सुनने के लिए आ जाया करते थे। ये पूना के डेक्कन कॉलेज में नहीं पढ़ते थे, पर वहां के छात्रों पर इनका इतना असर था कि वो सभी छात्र इनके पास, इनके लेक्चर सुनने के लिए, इनके व्याख्यान सुनने के लिए इनके पास चले आते थे। सावरकर की कविता में देश प्रेम की जो भी भावना होती थी वो प्रशंसनीय था। वे शिवाजी के चचेरे भाई, जिनका नाम था बाजी घोरपड़े, जो बीजापुर के सुल्तान के प्रबल समर्थक थे, बीजापुर के सुल्तान का प्रबल समर्थक थे, के विषय में उन्होंने एक कविता लिखा इसी बाजी घोरपड़े के को लेकर के कि अपनी मातृभूमि की अधीरता के लिए तुम विदेशी एवं विधर्मी बीजापुर के यवन सुल्तान की सहायता कर रहे हो। फिर वो आगे लिखते हैं, घोरपड़े को लेकर के लिखते हैं कि भयंकर सांप को मित्र समझकर, यानी कि घोरपड़े कहता है ये कि यानी कि भयंकर सांप को मित्र समझकर मैंने उसे अपने घर में शरण दी, जिस विधर्मी हिंदू द्रोही ने महान शिवाजी का विरोध किया था। उनके समर्थन करने के कारण, करने के दुखित होकर मैं मर जाना चाहता हूं। यानी कि दोनों की बातों को लेकर इन्होंने कहा कि मुस्लिम शासन, जो अत्याचारपूर्ण जो शासन था, उस शासन का एक दूसरा पहलू क्या था कि भारतीयों को, हिंदुओं को भी उसका समर्थन करना पड़ा, मगर वो समर्थन अगर उस लेवल पर हुआ जिसमें उनको समर्थित कर उनको कहीं ना कहीं से बचने, कहीं ना कहीं से रहने का जो छूट दिया गया, उस छूट को लेकर के ये घोरपड़े कहते हैं कि ये मेरी एक भूल थी। इसी व्याख्यान से प्रभावित होकर के काल का जो संपादक थे, काल उस समय का सबसे महत्वपूर्ण पेपर था, जो काल के संपादक थे, उन्होंने अपने काल पेपर में इस कविता को लिखा, इसका पूरा डिटेल्स लिखा। इसी को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पढ़ा और पढ़ करके, वो जानते भी नहीं थे सावरकर के बारे में, लेकिन जब पढ़ा तो उन्होंने कहा कि हां, कोई सावरकर है जो इतना देशभक्तिपूर्ण कार्य कर रहा है। उसी प्रकार तिलक भी सावरकर के देशभक्ति, हिंदुत्व के विचारधारा के बहुत बड़े प्रशंसक बन गए। कठिन समय में तिलक की प्रेरणा सावरकर ने साहस का संचार किया था। वैसे यह कविता 1894 में ही प्रकाशित हो गया था, जिसे पढ़कर गोविंद महादेव रानाडे ने उनको शुभकामनाएं भी दी थी। ये लोग सावरकर को जानते भी नहीं थे, फिर भी सावरकर के अच्छे एवं क्रांतिकारी कविता पर उन्हें शुभकामनाएं देते थे। नासिक के एक पत्र, नासिक वैभव, इस नासिक वैभव में सावरकर ने हिंदुस्तान गौरव नामक एक लेख प्रकाशित किए थे, जिसने भी सावरकर को काफी प्रशंसा दिलाया था। इनकी जो क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई उसका थोड़ा हम बेस देखते हैं। 1894 में चापेकर बंधुओं ने हिंदू धर्म संरक्षणी सभा का स्थापना की। अपने क्रांतिकारी गतिविधियों को इसी संगठन के द्वारा ये चापेकर बंधु चलाते थे, लेकिन प्लेग ऑफिसर रैंड आर्ड्स की हत्या के बाद उन्हें फांसी दे दी गई। इससे उनका संगठन हिंदू धर्म संरक्षणी सभा तितर बितर हो गया। कोई ऐसा संगठन नहीं था जिसमें क्रांतिकारियों को कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठा किया जाता और बात किया जाता। इसी को देखते हुए वीर सावरकर ने मित्र मेला नामक एक फंक्शन का आयोजन करने लगे और इसमें जो देशभक्त इकट्ठा हुए उनको मिलाकर एक नया संगठन मित्र मेला के नाम से ही ये बना लिए। यह संगठन धर्म संरक्षणी सभा की तरह शिवाजी उत्सव एवं गणेश महोत्सव आदि कार्यक्रमों का आयोजन करता था।
अपने किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत धर्म संरक्षणी सभा की तरह धर्म के शिवाजी श्लोक एवं गणपति श्लोक से किया जाता था। यह मित्र मेला संगठन युवकों को सशस्त्र क्रांति की शिक्षा देता था। अनेक युवक इसके सदस्य बन गए और ये सभी क्रांति वाले कार्यों में लीन रहने लगे। कुछ एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं इसमें कि 22 जनवरी 1901 को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का देहांत हो गया। समस्त भारत में अंग्रेजों ने शोक सभाएं आयोजित की। इंग्लैंड में तो किया ही, ब्रिटेन में तो किया ही, भारत में ही भी उन्होंने शोक सभाएं आयोजित की। आश्चर्य था कि उन्हीं अंग्रेजों के साथ राग में राग मिला करके यहाँ की जो जितनी भी पार्टियां थी, जितनी कांग्रेस या जो भी कह ले, जितनी भी पार्टियां थी, ये सारी पार्टियां भी शोक सभाएं आयोजित करने लगे। ये सावरकर या उनके मित्र मेला के सदस्यों को काफी खराब लगता था कि ये विदेशी हैं, हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, इनके स्थिति को समझना होगा, अपनी स्थिति को समझना होगा, ये हमारे दुश्मन है और हम इनके दुश्मन होने चाहिए। लेकिन यहाँ के लोग उस महारानी विक्टोरिया के देहांत को भी शोक सभा में आयोजित कर लोग ऑर्गेनाइज करते थे, जिस पर सावरकर को या मित्र मेला को काफी नागवार गुजरता था। इसी प्रकार एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक हुआ। ब्रिटेन में तो राजशाही खुशी मनाया गया, भारत में भी स्थान स्थान पर कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा उत्सव मनाए जाने लगे। इस मानसिक दास्ता से वीर सावरकर काफी क्षुब्ध हुए और इसी संगठन के माध्यम से उन्होंने सामान्य जनता को दास्ता की मनोवृत्ति निकालने का आह्वान किया। सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महारानी विक्टोरिया एडवर्ड सप्तम का विरोध कर पहली बार भारत की स्वतंत्रता की मांग की। यह बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने 1901 और 1902 में ही भारत की स्वतंत्रता की मांग की। 15 अगस्त 1983 के द ऑर्गेनाइजर पत्र में वो लिख भी चुके थे कि यह वो समय था जब कांग्रेस गॉड सेव द किंग का जयघोष कर रही थी, जबकि सावरकर स्वतंत्र लक्ष्मी की जय बोल रहे थे। धनंजय कीर, इन्होंने सावरकर पर बहुत अच्छी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सावरकर एंड हिज टाइम्स। उसके 20 नंबर पेज पर लिखते हैं कि पहली बार 22 अगस्त 1906 को पूना में सार्वजनिक रूप में विदेशी वस्त्रों को जला करके होली मनाई गई, जो देश में चलने वाले बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन से पहले की घटना था। इसमें एक बड़े जनसमूह के साथ साथ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी मौजूद थे। सावरकर के द्वारा ही बाद में चल करके 7 अक्टूबर 1905 में भी, मतलब उससे पहले 6 से पहले दशहरे के दिन विदेशी वस्त्रों की पुनः होली जलाई गई थी। इसके बाद पूरे भारत में 1905 और 1906 में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी का प्रचार चल पड़ा था। गांधी जी ने भी दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए विदेशी वस्त्रों को जलाने की कटु आलोचना की थी, यदि बाद में उन्होंने भी यही मार्ग अपनाए जो सावरकर ने दिया था। पर बदले में अंग्रेजी मानसिकता वाले फर्गुसन कॉलेज के प्रिंसिपल ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने के कारण वीर सावरकर को कॉलेज से निकाल दिया। उनके बीए की पढ़ाई रुक गई। बहुत मुश्किल से एक मौका मिलने पर उन्होंने बंबई विश्वविद्यालय से अपने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। यही मित्र मेला संगठन आक्रामक होकर अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य युवकों को सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार करना था। इसके सभी सदस्य प्रतिज्ञा भी लेते थे। वो प्रतिज्ञा भी काफी महत्वपूर्ण था उसको समझने का कि छत्रपति शिवाजी के नाम पर, अपने पावन धर्म के नाम पर एवं अपने प्रिय देश एवं उनके पूर्वजों के नाम पर शपथ लेता हूं कि मैं मरते दम तक अभिनव भारत के नियमों का पूर्ण पालन करूंगा एवं अपने राष्ट्र की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करता रहूंगा। उन्होंने इस संगठन का लक्ष्य बताया कि जिस प्रकार शिवाजी ने मुगल साम्राज्य का अंत किया, जिस प्रकार सदाशिव राव भाऊ ने मुगल सिंहासन को चकनाचूर कर दिया, उसी प्रकार अंग्रेजों के अत्याचारी साम्राज्य को चकनाचूर करके एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना हम सबका लक्ष्य होगा। यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्रांतिकारियों को इकट्ठा करना उस समय काफी बड़ा खतरे का काम था। क्रांतिकारियों की भावना का स्रोत विदेशों से था, यह स्पष्ट था, पर कुछ विद्वान इसका श्रेय यूरोप के मार्क्सवादियों को देते हैं, जो गलत है। वास्तव में मार्क्स का दर्शन कभी भी कहीं भी क्रांति नहीं करा पाया था। फिर भी उनकी बातों में नाना प्रकार की नवीनता थी, जैसे श्रेणी संघर्ष एवं बुर्जुआ आदि शब्द। लोगों में एक भावना जागृत करने में सफल हुआ था। पर महान नेता लेनिन
विद्वान ट्रॉट्स्की तथा अति खूंखार नेता स्टालिन आदि जैसे लोग भी बहुत बाद में समझ पाए कि मार्क्स दर्शन खोखलेपन एवं धोखे के खेल के अलावा कुछ नहीं था। लेनिन समझ चुका था कि यदि वो मार्क्सवादी ना भी होता तो भी जारशाही को गिरा सकता था। जार इतना अत्याचारी था कि उस समय तत्कालीन समय में चाहे कोई संगठन चाहता वो जार को गिरा सकता था। चूंकि लेनिन मार्क्सवादी था, इसलिए क्रांति के सफलता के कारणों में गलती से मार्क्स एवं वर्ग संघर्ष का नाम भी आ जाता है। ये गलती कुछ इतिहासकारों ने भी किया, जिसकी बेवकूफी की चर्चा मैं यहां नहीं करना चाहता। एक बहुत बड़े विद्वान थे, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जिनका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा। इनके रोल के बारे में थोड़ा समझना आवश्यक है, क्योंकि ये वीर सावरकर से बहुत गहरे से जुड़े हुए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा एक भारतीय क्रांतिकारी थे, लंदन में रहते थे। लंदन में ही उन्होंने क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाया था, जिसका नाम था इंडिया हाउस। इसी संगठन से वो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र भी निकालते थे, और इस हाउस के माध्यम से जरूरतमंद भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति भी देते थे। बीए की परीक्षा पास करके वीर सावरकर कानून या बैरिस्ट्री का अध्ययन करने के लिए लंदन जाना चाहते थे। पैसे थे नहीं, पैसे की आवश्यकता थी, जिसको अपने ससुर रामचंद्र त्रयंबक की मदद से 2000 रुपये इकट्ठे कर पाने में सफल हुए थे। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए और भी पैसे की जरूरत थी, जिसकी पूर्ति के लिए बाल गंगाधर तिलक ने उनकी मदद किया। वे लंदन में इंडिया हाउस में बैठे श्यामजी कृष्ण वर्मा से अनुरोध किए कि एक छात्रवृत्ति सावरकर को भी दे दी जाए, जिसके लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा तैयार हो गए और तुरंत तैयार हो गए। वे वीर सावरकर के कार्यों या रचनाओं से पहले से परिचित थे और जानते थे कि यह छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप सही मामले में सही छात्रों को मिल रहा है। 1906 में वीर सावरकर लंदन बैरिस्टर बनने के लिए गए थे और छात्रवृत्ति भी इसी के लिए पा रहे थे, परंतु उन्होंने इतिहास पढ़ने को ज्यादा प्राथमिकता दी। उस समय उन्होंने 2 पुस्तक लिखे थे, मैजनी की जीवनी एवं सिखों का स्फूर्तिदायक इतिहास। ये 2 था। बाद में चल करके 1857 का स्वतंत्रता समर लिख डाले। इस पुस्तक ने भारत के इतिहास लेखन को प्रभावित किया। इसमें उन्होंने बताया कि 1857 का विद्रोह षड्यंत्र, बगावत, लूट अथवा गदर नहीं था, बल्कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें भारत के सभी वर्गों ने हिस्सा लिया था, चाहे वो सैनिक हो, रजवाड़े हो, जमींदार हो, गवैये हो, सामान्य जनता हो, औरतें हो, सभी ने खुल करके भाग लिया था। सावरकर की लेखनी अंग्रेजी सत्ता के विरोध में तो था ही, साथ ही स्वतंत्रता के लिए प्रथम बिगुल भी था। 1907 में यह पुस्तक सबसे पहले मराठी भाषा में छपी। बाद में अंग्रेजी में छपने से पहले इस पुस्तक को इंग्लैंड एवं भारत दोनों जगह पर प्रतिबंधित कर दिया गया। काफी प्रयास के बाद हॉलैंड से इसकी अंग्रेजी प्रति छपी, जिस पर भी आगे चलकर प्रतिबंध लगा दिया गया। अंग्रेजी में दूसरा संस्करण मैडम भीखाजी कामा एवं लाला हरदयाल ने छपाया था। बाद में एक तीसरा संस्करण भी छपा था, जो काफी महत्वपूर्ण था, जिसे पंजाब में भगत सिंह ने गुरुमुखी लिपि में अनुवाद करके छपाया था। कहा जाता है कि उस समय इसकी एक एक प्रति 3-3 रुपये में बिका था। सावरकर भगत सिंह की प्रेरणा स्रोत थे, जिन्होंने सावरकर की पुस्तक हिंदू पद पातशाही को बहुत ही ध्यान से पढ़े थे। वीर सावरकर भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने इंग्लैंड में भी राम जन्मोत्सव मनाया था। इस अवसर पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कहे कि यदि मैं इस देश का अधिनायक होता, यानी कि शासक होता, निरंकुश शासक होता, तो सर्वप्रथम मैं वाल्मीकि का रामायण को जब्त करने का आदेश देता, क्योंकि जो व्यक्ति रामायण को पढ़ा है वह न तो किसी ईश्वर के अलावा न तो किसी के सामने सिर झुकाएगा और न ही हिंदुत्व को छोड़ सकता है। काफी महत्वपूर्ण बात थी। आगे वो लिखते हैं कि रामायण में उल्लेखित लोकतंत्र की कहानी किसी व्यक्ति को देश का प्रहरी, प्रेरक, निर्माता बना देता है। जब तक रामायण है तब तक इस देश में कोई अधिनायक नहीं पनप सकता। रामायण की यह व्याख्या अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है कि आगे चल करके हम लोग इसका एग्जाम्पल देते रहते हैं। सामान्यतः नासिक का वह स्थान बताया जाता है जहां सुर्फनखा की नाक काटी गई थी। अतः भारतीय संस्कृति के आधारभूत जो ऐतिहासिक ग्रंथ रामलीला के माध्यम से रामायण पर आधारित रामलीला के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की नाक काटने को दिखाया करते थे। वो नाटकों के माध्यम से दिखाया करते थे, वो नाटक के माध्यम से दिखाते थे, मंच पर होता था नुक्कड़ नाटक, यानी कि इस तरह से इस चीज को दिखाया करते थे, जो कि अंग्रेजों को ये खलनायक साबित करने पर तुले हुए थे और अंग्रेज फिर इनको खलनायक साबित करने पर तुले हुए थे।
एक और क्रांतिकारी है जिसके बारे में चर्चा करना आवश्यक है, वह है मदन लाल ढींगरा। वीर सावरकर के एक महत्वपूर्ण शिष्य मदन लाल ढींगरा थे, जो कि पंजाब के रहने वाले थे। जब मदन लाल ढींगरा पंजाब से लंदन पहुंचे, तब उन्होंने वीर सावरकर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। वे उनके साथ काम करना चाहते थे, लेकिन ढींगरा का व्यक्तित्व काफी रहस्यमय था। पता ही नहीं चलता था कहां आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्यों आए हैं इंग्लैंड, कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन इतना तय था कि वो अमृतसर के एक ब्रिटिश राजभक्त का पुत्र थे, एक ब्रिटिश के अधीन काम करने वाले एक व्यक्ति के, जो कि भारतीय थे, उन्हीं के पुत्र थे मदन लाल ढींगरा। ढींगरा लंदन में क्या करते थे, क्या सोचते थे, उनका उद्देश्य क्या था, किसी को पता नहीं चल पाता था। लेकिन वे सावरकर से मिलना चाहते थे, सावरकर के साथ काम करना चाहते थे। जब ढींगरा वीर सावरकर के पास उनके साथ काम करने के लिए निवेदन करने के लिए पहुंचे, तब सावरकर ने एक परीक्षा लेनी चाहिए कि इस व्यक्ति में कितनी हिम्मत है। उन्होंने अचानक एक छुरी उठाए और ढींगरा के हाथ पर मार दिया। उन्होंने उस छुरी से लगने से जख्म हो गया और खून बहने लगा। पर आश्चर्य था कि ढींगरा ने न तो उफ किया और न ही किसी प्रकार से विचलित हुआ और न ही अपने हाथ को खींचा, बल्कि निश्चिंत होकर के हाथ को रखे रहा और छुरी की उस मार को सह गया। सावरकर इसे काफी प्रभावित हुए और काफी सोच समझकर सावरकर ने उसको अपने साथ काम करने के लिए अनुमति दे दी। इसी ऑफिस में एक क्रूड अंग्रेज कर्जन वायली भी था। इसी समय वहां पर इंग्लैंड में लंदन में कर्जन वायली था। उसने इंडिया हाउस की तर्ज पर ही इंडिया ऑफिस नामक एक संगठन बनाया। इंडिया हाउस जो ऑफिस था, उसके उसी तरह से उन्होंने एक ऑफिस बनाया, इंडिया ऑफिस। यह संस्था भारतीयों से सहानुभूति तो दिखाती थी, कई तरह की सुविधाएं भी देती थी, पर वास्तव में इसका उद्देश्य क्या था यह क्लियर नहीं था। लेकिन इतना तय था कि प्रत्येक क्रांतिकारियों पर नजर रखता था। सावरकर के शिष्य बनने के बाद मदन लाल ढींगरा कर्जनवाइली के इंडिया ऑफिस के सदस्य बन गए। वे अब सावरकर के इंडिया हाउस की बजाय कर्जनवाइली के इंडिया ऑफिस में जाना ज्यादा पसंद करते थे। पता ही नहीं चलता था कि क्या हुआ। लोग कहते भी थे कि सावरकर ने गलत व्यक्ति का चयन कर दिया, ये इंडिया हाउस नहीं जाता, ये तो इंडिया ऑफिस जाता है, ये तो अंग्रेजों के ऑफिस में जाना ज्यादा पसंद करता है। और धीरे धीरे इंडिया हाउस आना बंद कर दिया। लेकिन आगे चल करके एक घटना घटी। 1 जुलाई 1909 को 1909 में एक घटना घटी। इंपीरियल इंस्टीट्यूट के जहांगीर हॉल में ढींगरा ने कर्जनवाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। तब वीर सावरकर एवं उनसे संबंधित क्रांतिकारियों को समझ में आया कि यह रहस्यमय ढींगरा भी आदर की योग्य है, जो कभी गद्दार हो ही नहीं सकता। ढींगरा को 16 अगस्त 1909 को पकड़ करके उसे फांसी दे दी गई और फांसी के दौरान फांसी दे दी गई। और इस प्रकार इसका इल्जाम आगे चल करके वीर सावरकर पर भी लगा। सावरकर को यह अच्छा नहीं लगा कि ये कैसे भारतीय हैं जो ढींगरा को, कई ऐसे लोग थे, सभा आयोजित की गई, अंग्रेजों ने आयोजित किया, सभी ने आयोजित किया, एक सभा आयोजित की और उसमें मदन लाल ढींगरा का काफी विरोध किया जाता था। सावरकर को यह अच्छा नहीं लगता था कि कैसे ये लोग हैं, कैसे ये भारतीय हैं जो देश के लिए मरने वाले की ही निंदा कर रहे हैं। वे भारतीयों को समझाना चाहते थे, पर लंदन में रहने के कारण वे स्वयं समझा नहीं पाए। इसी तरह के एक सभा का आयोजन लंदन में किया गया था। शिव कुमार, जिन्होंने वीर सावरकर पर एक पुस्तक भी लिखे थे, उस पुस्तक में बताया कि लंदन के इस समारोह के अध्यक्ष आगा खां थे। इस समारोह में अनेक भारतीयों के साथ साथ वीर सावरकर भी थे, अंग्रेज भी थे। उन्होंने कर्जनवाइली की हत्या की निंदा की, मदन लाल ढींगरा को देशद्रोही कहा, जिसका सावरकर और उनके साथियों ने विरोध किया। हाथापाई की नौबत पहुंच गई। इसी प्रकार एक और घटना हुआ। भारत में 21 दिसंबर 1909 को लक्ष्मण कान्हरे ने एक अंग्रेज अधिकारी जैक्सन को गोली मारकर हत्या कर दी। जिस पिस्तौल से हत्या की गई थी, उस पिस्तौल को वीर सावरकर ने लंदन से भेजा था। अंग्रेजों के साथ झगड़ा करने के कारण, लक्ष्मण कान्हरे को पिस्तौल भेजने के कारण, ब्रिटिश शासन का विरोध करने के कारण सावरकर को 19 मार्च 1910 में लंदन के विक्टोरिया स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। सावरकर पर केस चला। वो केस लंदन की बजाय भारत में ही चलाने की अनुमति दी गई। यदि लंदन में केस चलता तो जो तर्क दिया जाता वो समाचार पत्र के माध्यम से प्रसिद्धि मिल जाती। इस तरह के केस में लंदन के पुलिस और अदालत दोनों बेवजह बीच में पड़ना नहीं चाहते थे। अतः एक कैदी के रूप में उन्हें 1 जुलाई 1910 को भारत भेज दिया गया। भारत जाने के क्रम में मोरिया नामक जहाज से उन्होंने भागने का भी प्रयास किया, लेकिन उसमें सफल नहीं रहे। भारत उन्हें लाया गया। भारत में उन्हें यरोदा जेल में रखा गया। उनमें 2 मुकदमे चलाए गए और दोनों मुकदमा में 25-25 साल की सजा दी गई। 24 दिसंबर 1910 के प्रथम मुकदमे में विद्रोह करने एवं बम पिस्तौल का प्रशिक्षण देने के आरोप में उसे 25 साल की सजा दी गई।
30 जनवरी के दूसरे मुकदमे के फैसले में उन्हें पुनः आजीवन कारावास की सजा दी गई, यानी कि 25 वर्ष की फिर से सजा दी गई, जो जैक्सन के हत्या से संबंधित था। यानी कि 25-25 50 साल की 2 कारावास की सजा दी गई, 2 आजीवन कारावास की सजा दी गई। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अंततः उन्होंने डोगरी जेल, वायखला जेल, ठाणे जेल रखने के बाद महाराज नामक जहाज से उन्हें अंडमान भेज दिया गया। अंडमान की कहानी कुछ अजूबा है। अंडमान जेल में उन्हें बंद तो कर दिया गया। वहां का जो जेलर था उसका नाम था बारी, वो आयरिश था। वीर सावरकर के बारे में वो बहुत कुछ जानता था। लंदन में रहना, क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाना, मोरिये जहाज से भाग करके फ्रांस पहुंच जाना आदि बातों से वो अच्छी तरह परिचित था। पहली बार जेल में ही वीर सावरकर से सामना होने पर ही उन्हें व्यंग्यात्मक रूप में कहा कि यदि तुम मार्सेल्स की तरह भागने का प्रयास करोगे तो भयंकर संकट में फंस जाओगे। एक तरफ समुद्र है, दूसरी ओर जंगल है, जिसमें रहने वाले जंगली लोग तुम्हें ककड़ी की तरह चबा जाएंगे। सावरकर भी हंसकर बोले कि मैं अपने नए निवास स्थान पर आने से पहले यहाँ के इतिहास और भूगोल की बहुत अच्छी जानकारी रख कर आया हूं। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। यह जवाब सुन करके, यह कड़ा सा जवाब सुन करके बारी तिलमिला कर रह गया। खैर, उन्हें अंडमान के जेल के 7वीं बैरक में 123वीं कोठरी में रखा गया। वहां रखा गया जहां हत्या और डकैती से संबंधित कैदियों को रखा जाता था। जबकि स्वतंत्रता संग्रामी थे, ये राजनीतिक अपराधी थे, स्नातक थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, फिर भी इनके कपड़े पर डी लिखा गया, डी श्रेणी का अपराधी। इसका मतलब क्या हुआ? डी श्रेणी मतलब वही चोर और डकैतों के साथ रहने वाला व्यक्ति। वे पहले स्नातक व्यक्ति थे जिन्हें जेल की सभी सुविधाओं से वंचित रखा गया। एक बार पुनः बारी और सावरकर का मुलाकात, आमना सामने मुलाकात हुई और उसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम एवं विद्रोह पर चर्चा छेड़ दिया। सावरकर का जवाब था कि मैंने जो कुछ भी लिखा है उस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, यदि आपको है तो मैं क्या कर सकता हूं। बारी यह भी जवाब सुनकर गुस्से में आ गया। खैर, जो उस जेल में जो सजा दी जाती थी वो अपने आप में काफी दर्दनाक था। नारियल के तेल के रेसे को कूटकर तेल निकाला जाता था। बात करने की, एक एक कैदियों को आपस में बात करने की मनाही थी। यहां तक कि उनके बड़े भाई गणेश सावरकर उसी जेल में थे, लेकिन दोनों की मुलाकात आमना सामना हुई, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सके। जेल का वार्डन मुसलमान था, वो कई लोगों के धर्म परिवर्तन करता था, इसको भी उन्होंने रोकने की कोशिश किया। उसी जेल में एक व्यक्ति थे, वो थे भाई परमानंद। जब भाई परमानंद उस जेल में थे तो उन्होंने सावरकर के इन सारे क्रियाकलापों को देखा था और वो छूटने के बाद उन्होंने कोशिश किया कि सावरकर को भी जेल से छोड़ दिया जाए। और उनकी गवर्नर से पहचान थी और उस कारण से उन्होंने सावरकर के अच्छे कार्यों को देखते हुए उन्होंने वहां से छुड़वा दिए। सावरकर इसके लिए ना भी कह सकते थे कि मैं किसी की दया पर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो जानते थे कि मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी और मैं देश के लिए, मैं भारत के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो निकलना मंजूर किए। उनकी मुलाकात बाद में चलकर मौलाना मोहम्मद अली से हुई, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में हिंदू धर्म जो मुस्लिम धर्म परिवर्तन था, हिंदुओं को जो मुस्लिम बनाया जाता है, इसका ये विरोध करते थे। मोहम्मद अली से 1924 में इनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि पहले आप सुद्दी आंदोलन को बंद करो। मोहम्मद अली ने कहा वीर सावरकर से कि पहले आप सुद्दी आंदोलन को बंद करो, आप एक देशभक्त हो और अच्छा नहीं लगता है कि सुद्दी आंदोलन करके जो हिंदू मुस्लिम बन चुके उसको फिर से हिंदू धर्म में आप ला रहे हो, ये सही नहीं है। तब जाकर उन्होंने स्पष्ट उनसे कहा कि पहले मुल्ला मौलवियों द्वारा हिंदुओं को मुसलमान बनाना रोका जाए, इसके बाद ही मैं रुकूंगा। ये चीजें थी। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार से भी उनकी मुलाकात हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार वीर सावरकर से बड़ी अच्छी तरह परिचित थे। उन्हें पता चला कि सावरकर रत्नागिरी में है, तो उनसे मिलने के लिए चल दिए। इस समय तक वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नहीं किए थे। डॉक्टर हेडगेवार ने सावरकर से हिंदुओं का कोई राष्ट्रीय संगठन बनाने के विषय में विचार विमर्श किए। तो सावरकर ने इस योजना से अत्यंत प्रसन्न, उन्होंने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार को इस कार्य के लिए अपना पूर्ण समर्थन मैं देता हूं। भाई साहब, आप जैसे भी हो, इसको आप सख्त इस तरह का एक संगठन बनाएं। बाद में चलकर कोई आरएसएस के रूप में यह संगठन सामने आया। आरएसएस की स्थापना के कई साल बाद रत्नागिरी से मुक्ति के तुरंत बाद सावरकर ने 12 दिसंबर
1937 को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर में गए एवं हिंदू युवकों को, हिंदू छात्रों को संस्कृति के जानकारी के साथ शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देने की बात कह के आए। इसके बाद उन्होंने संघ के कई कार्यक्रमों में भाग भी लिए। वैसे सच्चाई यह है कि बंटवारे के समय यदि सावरकर नहीं होते तो अमृतसर एवं कलकत्ता पाकिस्तान में होता। प्रोफेसर सतीश चंद्र मित्तल अपनी पुस्तक राष्ट्रीय चैतन्य के प्रकाश में भारत का स्वतंत्रता स्वाधीनता संघर्ष में लिखते हैं कि सावरकर ने ही लॉर्ड माउंटबेटन को मजबूर किया कि उस जिले को भारत में रहने दिया जाए। एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि आरएसएस या दयाजी दामी या ठाकुर राम सिंह जी उस समय नहीं होते तो भारत में आने वाले पाकिस्तान हिंदू शरणार्थियों को शायद ही जिंदा रखा जाता, सभी को मार दिया जाता। इसलिए आरएसएस का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वीर सावरकर महान क्रांतिकारी भगत सिंह के प्रेरणा स्रोत थे। मैंने पहले भी बताया कि हिंदू पद पातशाही उन्होंने पुस्तक भी पढ़ा था। 1928 में भगत सिंह वीर सावरकर से मिले थे और 1857 के स्वतंत्रता समर के जो पुस्तक है उसको गुरुमुखी में लिखने की अनुमति भी मांगे थे। इसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस से भी उनकी मुलाकात हुई थी। बाद में चल करके कई सिचुएशन को देखते हुए इनको जेल के अच्छे कार्यक्रम को देखते हुए बाद में चल करके इन्होंने छूटने के बाद एक लोकशाही स्वराज्य दल के नेता श्री जमनालाल बजाज थे, उनके प्रयास से इनको पूरी तरह से केस को खत्म किया गया और ये सामान्य धारा में आने की कोशिश करने लगे। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें प्रमुख हाथ जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद और अन्य कुछ कश्मीरी मुसलमानों का था, परंतु अदालत ने उन्हें किसी षड्यंत्र का दोषी नहीं पाया। उनके मन में एक व्यक्ति के रूप में गांधी जी के प्रति कोई द्वेष नहीं था, लेकिन वे गांधी जी के कुछ गलत निर्णयों का जमकर विरोध करते थे। वैसे ये पहले व्यक्ति थे जो लंदन में जाकर क्रांतिकारी आंदोलन को संगठित किए। वैसे इनका आधार श्याम जी कृष्ण वर्मा पहले बना चुके थे, लेकिन इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। उसी प्रकार ये पहले व्यक्ति थे जिनको सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय से हटा दिया गया था। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता की मांग एवं 1857 को पहला स्वतंत्रता समर की संज्ञा दी। धनंजय कीर लिखते भी है, वे पहले व्यक्ति थे जिनकी पुस्तक प्रकाशित होने से पूर्व ही प्रतिबंधित किया गया था। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की स्वतंत्रता की जयंती लंदन में मनाई। सावरकर पहले व्यक्ति थे, बैरिस्टर थे, जिनकी लॉ की डिग्री राजभक्ति की शपथ नहीं लेने के कारण छीन ली गई। वे पहले भारतीय थे जिनको ब्रिटिश म्यूजियम पुस्तकालय में पढ़ने से रोका गया था। अगर कहा जाए कि 23 वर्षीय सावरकर पहले भारतीय थे जिन्होंने लगभग 1500 ग्रंथों का अध्ययन किए थे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वे पहले कैदी थे जिनका मुकदमा हेग की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला था। वे पहले भारतीय थे जिन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार 25-25 वर्षों का आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। वे पहले व्यक्ति थे जिन्हें बीए की डिग्री होने पर भी जेल की सभी आवश्यक सुविधाओं से वंचित रखा गया था। जब इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक किया गया, तब सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसके विरोध में भारत की स्वतंत्रता की मांग की। 15 अगस्त 1983 के द ऑर्गेनाइजर पत्र में लिखा हुआ है कि वो समय था जब कांग्रेस गॉड सेव द किंग का जय घोष करती थी, जबकि सावरकर स्वतंत्रता लक्ष्मी की जय बोल रहे थे। वीर सावरकर की जेल जीवन इतना कष्टमय था कि जीवन भर उससे उबर नहीं सके। पंचशील का नारा देने वाले, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाले चीनियों ने भारत पर आक्रमण किए। वे मानसिक रूप से इतने परेशान हो गए कि अंततः 26 जनवरी 1966 को 1966 को वो अचेत होकर गिर पड़े और उसके बाद उन्होंने कभी आंख नहीं खोली। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। धन्यवाद प्रशांत गौरव जी। मैं डॉक्टर विनोद पठानिया, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में और साथ में एचयूडी भी। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने सावरकर जी के जो जीवनी का उसका चित्रण और विवरण आपने इस खूबसूरती से आपने ये अपना उद्बोधन रखा कि जैसे जैसे आप बोल रहे थे हम लोगों के सामने वो एकदम से वो पिक्चर और तस्वीर वो सामने बन के आ रही थी कि जिन जिन जैसे जैसे आप उल्लेख करते जा रहे थे तो वो एकदम से एक चित्रण के रूप में, मतलब जिस खूबसूरती से आपने रखा है वो
हम हमारे सामने एक मूवी की तरह वो हमारे सामने चल रहा था। जी, अब मेरे ख्याल से हम लोगों की शायद ये समस्या है कि जो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर और हीरो हैं जिनको इतिहास से निकाल दिया गया है, और उनमें सावरकर जी भी एक है, और बहुत सारी हिस्ट्री की किताबों में उनका विवरण नहीं मिलेगा। जो कुछ भी उनका योगदान रहा है वो पता नहीं किसी साजिश के तहत ये सारी चीजें निकाल दी गई हैं। आज जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी ऐसे आंदोलन, ऐसी पहली चीजें हैं जो उन्होंने की थी। जैसे बोला जाता था कि देसी वस्तुओं का आविष्कार तो वो महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले 1906 में कर दिया था। या संपूर्ण भारत की आजादी की जो बात उन्होंने 1901 और 1902 में की थी, वो कांग्रेस ने जाके 1929 में की थी। तो जो एक 20 साल पहले, और मेरे ख्याल से जो जिस उग्र विचारधारा को लेके और जो एक क्रांतिकारी विचारधारा को लेके चले थे, वो जो ये कि 1900 में जो उन्होंने शुरुआत किए थे, जो उन्होंने बीज बोए थे, उसी का परिणाम है कि फिर उसके 10, 15, 20 साल बाद फिर हमें भगत सिंह जी मिले और हमें सुभाष चंद्र बोस जी मिले। तो ये सब शायद हम लोगों से छुपाया गया है, और ये शायद इनको जरूरत है, और हमें सभी को इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की जरूरत है ताकि जो एक इतिहास को एक साजिश के तहत छुपाया गया है उसको सामने लिया जाए। क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय है, अगर कोई आज जो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स भी हैं कुछ, और बाकी भी जो श्रोता हैं, उसमें से अगर कोई कुछ अपना कुछ रखना चाहता है वक्तव्य, या कुछ इसी में कुछ जोड़ना चाहता है, तो हम 2-3 मिनट के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। विनोद जी, आपके बातों के साथ मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ। जी प्रसाद। वास्तव में वीर सावरकर ही नहीं, वीर सावरकर जैसे कितने लोग हैं जिनको आज हमारे पाठ्य पुस्तकों में कोई स्थान नहीं दिया गया है। इसका कारण ये बाद में है कि अंग्रेजों ने नहीं होने दिया, या उस समय की परिस्थिति खराब थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी उनको वो जगह नहीं दिया गया। सच माना जाए तो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा कोई ऐसा इस देश में संगठन नहीं है कि वो किसी रूप में इन सारे चीजों को सामने ला सके। दुखद पहलू एक ही है कि जब भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित भारतीय जनता पार्टी चलती है तो सभी लोग इन सारे फैक्ट को उसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर लेकर चले आते हैं, बल्कि उसको ये नहीं समझते हैं कि ये देश से जुड़ा हुआ एक तथ्य है जिसको आज पाठ्य पुस्तकों में लाने की जरूरत है। आज भी अच्छे लोग इस चीज को नहीं कर पा रहे हैं, इसको आज पाठ्य पुस्तकों में नहीं जोड़ पा रहे हैं। हरियाणा के में नए पाठ्य पुस्तक बन रही है। मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि आज के डेट में उन्होंने नई पुस्तक लिखा है, उसको इनोग्रेट करने वाले, उसको रिलीज करने वाले हैं, और इतने बढ़िया ढंग से वीर सावरकर हो, भगत सिंह हो, सबके बारे में उन्होंने दिया हुआ है। तो अभी एक जरूरत है, और पूरे देश में ये काम चल रहा है, और थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन ये काम आगे आएंगे। जम्मू में भी इस तरह के अच्छे काम हो रहे हैं, हिमाचल में भी काम हो रहे हैं, सब लगभग एक साथ सामने चला है। तो हमें तो बस इतना ही एक कोशिश करना, हम सभी को मिल करके, कि किसी न किसी रूप में हम ऐसा सहयोग करें, लोगों से सहयोग ले, लोगों को कम से कम इस चीज को लेकर के बताएं, कोई कंफ्यूजन न रहे, तो लोग इसका सपोर्ट करें और ये चीजें आज हमारे पाठ्य पुस्तकों में आए। सर, आज की जो चर्चा है उस विषय पे मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ जी मैडम, जी बोलिए। हाँ जी सर, आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, बहुत इंस्पायरिंग था। और आपने अभी जो बात कही उससे मन में एक बात यह आ रही है। आपने ये ज़रूर कहा कि पाठ्य पुस्तक में आना चाहिए, सिलेबस में आना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन उसको भी लाने के लिए यदि हम जैसे आपने बताया वीर सावरकर जी के बारे में, हमें मदन लाल ढींगरा जी के बारे में पता चला, जो शायद हमें पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता होगा। और ऐसे अनेक लोग हैं। यदि इन लोगों के विषय में यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेबस में आ जाए और ये वहाँ पूछा जाने लगे, ये अपने आप ट्रिकल डाउन होकर
सिलेबस में आएगा, क्योंकि वो मजबूर हो जाएंगे इसको करने के लिए। आप पहले सिलेबस में लेके जाने की कोशिश करेंगे ना, ऐसे ही खाली बैठे हुए लोग बैठे हुए हैं। आप बताइए, मेरे बेकार का भी एक कंट्रोवर्सी जो एलोपैथी होम्योपैथी उसमें आयुर्वेद में शुरू हो गई, जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। वो जैसे कहते हैं ना कि जमीन पीट रहे हैं लाठी लेके लोग, कोई बिना मतलब के, वो ये चीज हो जाती है। तो यदि यही बातें, अच्छी पुस्तकें लिखी जाए, अच्छे पब्लिकेशंस हो, और ये कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके सिलेबस में आ जाए, तो कहीं मजबूरी हो जाएगी कि इनको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ऐसा मुझे ऐसा लगता है। तो बस ये आप लोगों के सामने विचार रखना नहीं, चाहती बहुत थी। बहुत बहुत अच्छा कहा आपने कि एक तो बहुत अच्छा उपाय रहा है इसमें कि हम पुस्तकें लिखे या उसके बारे में कुछ आगे बढ़े से अच्छा है कि हम सीधा क्वेश्चन पूछें। अगर जी अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आना शुरू हो जाए तो लोग कहीं ना कहीं से खोज को उसको सामने रखना शुरू करेंगे। बहुत अच्छा आपने कहा, बहुत अच्छा। जी 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 मैडम, ये मैडम शिवा शुक्ला है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे पंजाब बहुत केंद्रीय विश्वविद्यालय में। अच्छा। तो जी मैडम, बिल्कुल ठीक बोल रहे थे आप। और शायद जरूरत है हम लोगों को, जैसे चल रहा है, प्रशांत जी ने भी बताया कि सभी को इकट्ठे होकर, और क्योंकि समस्या ये है कि अभी ना एक वो गैंग्स बनी हुई है अलग अलग सी, तो उनको असहिष्णुता वो दिख जाती है उनको। कभी कुछ भी करें तो वो बस एकदम से वो मोमबत्ती लेके और वो सब एकदम से सड़कों पे आ जाते हैं। तो उस गैंग को तोड़ना वो जरूरी है। सर, वो तो टाइम पास गैंग बन गया है। अब तो ऐसा लग रहा है वो असहिष्णुता गैंग भी नहीं बचा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि समय खराब करने वाला गैंग हो चुका है। बस काम वही नहीं है। हो। हाँ, हाँ। वही है कि लोगों को जैसे बेवकूफ बना लेते थे पहले वो, तो अब वो दिखना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो लोग हंसे उन पे। अब जब लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, वो धीरे धीरे खुद ही समाप्त हो जाएंगे, उसमें नहीं रहेंगे आगे। तो मैं इसकी तरफ, इसके बाद समापन की तरफ मुझे जिम्मेवारी दी गई है मैडम बोर्ड जी, थोड़ा सा प्रपोज बस मैं करने की। 1 मिनट बोलूंगा। जी विपिन जी। जी जी, मुझे तो कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, बहुत सफल है। प्रशांत जी को नमस्कार, और उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। बहुत संक्षेप में सभी आयामों के ऊपर उन्होंने विषय को रखा, और जैसा उन्होंने सुजेस्ट किया कि हरियाणा के अंदर पाठ्यक्रम के बीच हमारे क्रांतिकारियों के ऊपर चैप्टर्स लगाए गए हैं, ये एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। इसी पैटर्न के ऊपर देश के अन्य प्रांतों में भी ये कार्य हो सके, उसके लिए हम सभी को कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। और प्रशांत जी से मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इस विषय को वो अखिल भारतीय स्तर तक भी लेकर जाए, ताकि यह विषय अधिक से अधिक इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्य हो सके। क्योंकि ज्ञान का जो जो कंटेंट है, जब तक वो यूथ तक नहीं जाता तब तक उसका कोई प्रभाव नहीं बनता। और उसके लिए जो पाठ्यक्रम है बहुत ही अच्छा, वो एक साधन है। इसी के साथ पुनः बठिंडा विभाग के अंदर कॉलेज विद्यार्थी वर्किंग के सभी अधिकारीगण को मैं बधाई देता हूं इस पवित्र कार्य को करने के लिए। ठीक है विनोद जी, आगे आप विषय ले सकते हैं। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद विपिन जी। धन्यवाद विपिन जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। हाँ, तो मैं प्रिय सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ आज के वक्ता का, डॉक्टर प्रशांत गौरव जी का, कि उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से, जैसे विपिन जी ने भी बताया भी, कि पूरा विषय को पूरा सही तरीके से रखा है। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे भी और मेरे साथ और बहुत सारे मेरे साथी जो जुड़े हुए थे उनको भी शायद पहली बार ऐसी चीजें पता चली होंगी। और हमें ये लगा कि हमें इस तरह के और कार्यक्रम, और हम प्रशांत जी को फिर से हम बुलाएंगे और उनको तंग करेंगे कि हमें फिर से आए वो, और इस तरह के विषयों पे आज उन्होंने वीर सावरकर जी पे बोला, उस तरह से भी 2-4 और इस तरह की श्रृंखला रखेंगे। और आपको सर जरूर बुलाएंगे हम फिर से। आपका इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आप आए। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी कार्यकारिणी के डॉक्टर विपिन पाल जी, वो भी पूरे कार्यक्रम में बने रहे। यहाँ पे विभाग संचालक अनिल गर्ग जी, विभाग कार्यवाह, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे साथ जुड़े रहे।
और बाकी गणमान्य लोग जो साथ में जुड़े हुए थे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ज्योति प्रकाश जी ने बहुत ही एक देशभक्ति से परिपूर्ण गाना और एक मधुर आवाज में हमें सुनाया। डॉक्टर ज्योति प्रकाश जी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी में, यही पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में। तो ये गाना गाते हैं और जैसे ही मैंने उनको बोला तो उन्होंने भी बिना किसी हिचकिचाहट के मेरा अनुरोध स्वीकार किया। धन्यवाद ज्योति प्रकाश जी। डॉक्टर प्रीतम चंद भी डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी में असिस्टेंट प्रोफेसर है पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में सीनू जी जो यहाँ पे सह विद्यार्थी प्रमुख है, विभाग प्रमुख, तो उन्होंने पूरी तरह से लगे रहे वो इस कार्यक्रम के पीछे, जो भी ये अरेंजमेंट सारी जितना भी कुछ किया लीफलेट बनाने में और साथ में पूरी सूचना आदान प्रदान करने में, तो सीनू जी पूरी तरह से लगे रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज जी आपका भी धन्यवाद और साथ में आप बाकी सभी लोगों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आरती शर्मा है, वो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो मैं अब डॉक्टर आरती शर्मा को समापन के लिए बुलाऊंगा। ये हमारे कंप्यूटेशनल साइंसेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में, कि वो शांति पाठ करें और इसके साथ ही हम समापन करेंगे। जी डॉक्टर आरती शर्मा।